हे गाइस, दिस साइड संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। यहां पर हम करने जा रहे हैं हमारे टारगेट 95 प्लस की सीरीज में एक और जबरदस्त चैप्टर 10th फिजिक्स का, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, अब अगर हम बात करें इस चैप्टर की तो इसको हम करने जा रहे हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू दिस बोर्ड 2021। तो यानी कि यहां पर कोविड की वजह से यू नो दैट सिलेबस में रिडक्शन है। ठीक है, यू हैव सम एडवांटेज। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है, आपको सिर्फ कलरफुल वर्ल्ड वाला पार्ट पढ़ना है, ह्यूमन आई वाला सेक्शन नहीं है ना। ऑल दैट करेक्शन और जो उसका है ना, जो डिफेक्ट्स है ह्यूमन आई का, जो डिफेक्ट्स है उसका जो करेक्शन है ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, दैट इज ऑल नॉट इंक्लूडेड। तो यानी कि आपको इस चैप्टर को बहुत ही शॉर्ट जो इसका पार्ट है एंड इम्पॉर्टेंट है नो डाउट, ठीक है, तो वो आपको पढ़ना है और कुछ डिफरेंट तरीके से, ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे और यहाँ पर कोशिश यही होगी कि आपको बेहतर ढंग से इसको कराया जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ पर सबसे पहले हमको इस चैप्टर में देखो ओवरऑल जो भी फिनोमिनास पढ़ने हैं, जैसे स्काई क्यों ब्लू दिखता है, सन क्यों ज्यादा रेडिश दिखता है ड्यूरिंग सनराइज सनसेट, तो ये सब जो बातें हमको करनी है वो उसका बेसिक हमको बेसिक अगर हम बात करें तो ये 3 फिनोमिनास पढ़ लोगे तो उसके बाद मतलब इन्हीं के बेस पे है। ठीक है, कौन सा है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट? पता है किसी को? अगर पता है तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके बताओ जी। ठीक है, और एकदम जेन्युइनली पॉज करो, कमेंट करो, और अगर पॉज करो कमेंट करो, और अगर किया है तो भाई मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं किया, नहीं पता, तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि भाई डिस्पर्जन क्या होता है। इसका मैं डेफिनेशन आगे ले आऊंगा, डिटेल बताऊंगा, लेकिन फिलहाल डिस्पर्जन ये होता है, आपको पता होगा प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म ना, ट्रायंगुलर शेप का जो ऑब्जेक्ट होता है, या स्पेशली उसको कह सकते हैं वेज शेप, WEDGE। ठीक है, तो ऐसा वेज शेप यानी क्या, यानी ऐसा ये 3D टाइप का ट्रायंगल पकड़ लो ना, ये ऐसे। ठीक है, तो लाइट को, व्हाइट लाइट को यहां से सेंड करते हैं। ये मैं ब्लैक क्यों सेंड कर रहा हूं भाई, चलो ठीक है, इसको मिटा ही देते हैं। तो जब व्हाइट लाइट को सेंड किया जाता है, व्हाइट लाइट इन द सेंस जो सनलाइट है मान लो हमारा, तो इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द 7 विजिबल कलर्स। हमारी आंखें जो डिटेक्ट कर सकती है जिस रेडिएशन को, उसको हम लाइट कहते हैं या विजिबल लाइट कह सकते हो। तो व्हाइट लाइट के अंदर 7 विजिबल कलर्स जो है, ठीक है, 7 कलर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी कह लो, वेवलेंथ कह लो, होती है। तो वो ये जो प्रिज्म है इसमें एबिलिटी है कि वो व्हाइट लाइट जिसके पास ऑलरेडी 7 कलर्स होते हैं उसको ये क्या कर सकता है, अलग अलग कर सकता है। ठीक है, स्प्लिट कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज आ रहा है, व्हाइट लाइट के अंदर ऑलरेडी 7 कलर्स है तभी वो व्हाइट बना हुआ है। ठीक है, और वो यहाँ पर स्प्लिट होता है और ये 7 रंग जो आपके रेनबो के 7 रंग जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो यहाँ पर फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये 7 रंग को हम शॉर्टकट में कैसे याद रख सकते हैं तो पता होगा काफी लोगों को, दिस इज कॉल्ड विबग्योर या विबज्योर। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, यहाँ नीचे वॉयलेट है, ऊपर रेड है, ये ध्यान रखना। ओके, सो दिस इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इसका डेफिनेशन देखेंगे हम, बस खाली फिलहाल तो इतना समझ लो। देन वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको थोड़ा आपको डिटेल में मुझे समझाना होगा तो मैं आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन फिलहाल बस इतना याद रखो कि यू नो दैट व्हाट इज रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमने लाइट चैप्टर में पढ़ा था। तो रिफ्रैक्शन की केस में क्या होता है कि जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करता है, जैसे मान लो एयर से वाटर में एंटर कर रहा है या एयर से ग्लास में एंटर कर रहा है, सो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, मान लो ये नॉर्मल बना दिया मैंने और ये लाइट है, तो जब ये एंटर कर रहा है रेयरर से डेंसर मीडियम में तो वो कहां बेंड करता है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और अगर वो डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो पता है हमको। बट रिफ्रैक्शन में ही एक ऐसा सिचुएशन हम पढ़ेंगे जहां पर लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं करता बल्कि वो रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। जैसे यहां देख सकते हो लाइट जो है वो वाटर से एयर में एंटर कर रहा है, यानी डेंसर से रेयरर में एंटर करने की कोशिश कर रहा है। देखो यहां से गया पर एक्चुअली क्या हुआ, वो रिफ्रैक्ट यहां से नहीं निकला, वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। सो इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है यहां पर। क्यों, कैसे, क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। एंड व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये छोटी सी चीज है, इसको मैं यही क्लोज करूंगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को, ये वाली चीजें मैं बताऊंगा,
ये वाला यहीं पर क्लोज करूंगा, इसकी एप्लीकेशन आगे आएगी, डोंट वरी, ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी जैसे आपने 9th में पढ़ा होगा टिंडल इफेक्ट, कि जो लाइट होती है, लाइट के रेज होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकरा के इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखाया पार्टिकल्स को। सो यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है, और ये पार्टिकल से टकरा के यहाँ वहाँ जो स्प्रेड हो जा रही है, इसको हम स्कैटर होना भी कहते हैं। तो ये दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफाइन कैसे करें? द फिनोमेना बाय विच अ बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। समझ रहे हो? द फिनोमेना बाय विच बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट है, इज रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, टकरा के यहां वहां जो है उसकी डायरेक्शन बदल गई, इसलिए उसको कहा गया रीडायरेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस ऑन इंटरैक्टिंग विद द पार्टिकल्स। ऑब्वियसली वो किससे टकरा के ऐसा हुआ है? पार्टिकल से टकरा के यहां वहां तितर बितर हो गया। सो इसी तितर बितर होने को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। पार्टिकल से लाइट टकरा के इधर उधर तितर बितर हो गया, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एग्जाम में तितर बितर नहीं लिखना है, ठीक है, ओके। देन थोड़ा डिटेल देख लेते हैं अभी डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये ना, प्रिज्म लिया, व्हाइट लाइट सेंड करी, वाह क्या बात है, और ये डिवाइड हो गया 7 रंग में। 7 रंग का जो ये रेनबो पैटर्न है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो ये पहले बात याद रखना कि व्हाइट लाइट के अंदर it comprises of 7 colors। ऐसा नहीं कि मतलब उसने कुछ प्रोड्यूस किया, व्हाइट लाइट के अंदर 7 रंग जो है वो होते हैं, ठीक है। व्हाइट लाइट जो होती है उसमें 7 कलर ऑफ लाइट उसमें होते हैं। अच्छा, जरूरी है क्या सर कि ये जो है ये प्रिज्म से ही होगा, कोई और चीज से नहीं होगा? ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर एक प्लास्टिक का रूलर या स्केल जो है आपको पता होगा, तो उससे भी आप अगर देखते हो इसे ट्यूबलाइट की तरफ, तब भी वो होता है। या फिर जो पानी की बूंद होती है वो भी तो रेनबो फॉर्म करती है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्रिज्म से ही हो। इस इफेक्ट को स्कैटरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्यों होता है, क्या कारण है, वो भी तो जरूरी है जानना। तो देखो बहुत ही सिंपल बात ये है, बहुत ही सिंपल बात ये है कि हर लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है, हर लाइट की अपनी वेवलेंथ होती है। देख लो मैं आपको बताता हूं कि जो 7 विजिबल लाइट हैं, यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसमें सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है रेड लाइट की, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते पता होगा, और सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वायलेट की, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होता है वॉयलेट का, सबसे बड़ा वेवलेंथ होता है रेड का। फ्रीक्वेंसी उल्टी होती है, फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसकी, सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी रेड की। तो ये ऐसा है, बट मैं वेवलेंथ के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो वेवलेंथ सबसे मिनिमम है वॉयलेट का, और फिर ये बढ़ता जाता है फॉर, ठीक है, अदर कलर्स, और सबसे ज्यादा ये ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा यहाँ पर रेड के लिए, ठीक है। रेड से कम ऑरेंज, ऑरेंज से कम येलो, एंड सो ओके। तो गाइज यहाँ पर इस केस में होता ये है, तुम देख सकते हो सबसे, अब एक सिंपल सी बात समझो कि सबसे अगर ये प्रिज्म नहीं होता, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे गई होती, ठीक है। और ये जो सबसे कम बेंड हुआ है वो कौन सा कलर हुआ है? रेड। सबसे ज्यादा बेंड हुआ है वो कौन सा कलर हुआ है? वायलेट। तो ये बात याद रख लेना कि जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, देखो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है पर वो सबसे कम बेंड हुआ, वॉयलेट का वेवलेंथ सबसे कम है लेकिन वो सबसे ज्यादा बेंड हुआ। तो ये थोड़ा सा ये रिलेशन को समझ लो इसको, कि दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर द बेंडिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। तो यहां पर सिंपल कह सकता हूं कि अगर वेवलेंथ, इफ द वेवलेंथ इज लेस, द बेंडिंग इज मोर, एंड इफ द वेवलेंथ इज मोर, तो इसमें क्या होता है? बेंडिंग इज लेस। और इसी बेसिस पे यहां पर अलग अलग लाइट जो है वो अलग अलग बेंडिंग की है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाला रेड कलर सबसे मिनिमम बेंडिंग किया, उससे ज्यादा वाला जो ऑरेंज है वो थोड़ा ज्यादा बेंड हुआ, फिर उससे ज्यादा वाला जो येलो है वो और ज्यादा बेंड हुआ, उससे ज्यादा वाला जो ग्रीन है वो और बेंड हुआ, उससे ज्यादा जो ब्लू है वो और बेंड हुआ,
उससे ज्यादा जो इंडिगो है वो और बेंड हुआ, और ज्यादा कि कम? कम ना, हाँ मैं भी ज्यादा बोलते जा रहा हूं, तुम भी सर क्या है क्या है। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ वाला सबसे मिनिमम बेंडिंग, और जितना वेवलेंथ कम होता जा रहा है उतना बेंडिंग बढ़ता जा रहा है। सो दैट इज इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है, ये समझ लेना। अच्छा एक और चीज, इसको इसमें है ना इस ये जो बेंडिंग हो रही है इसका जो एंगल चेक करते हो आप, मान लो एक बहुत ही जरूरी बात, ठीक है, कि अगर मान लो मेरे पास प्रिज्म है, इफ सपोज आई हैव अ प्रिज्म, ठीक है, और उसके ऊपर मैं सिर्फ एक ही रंग का लाइट सेंड कर रहा हूं, आई एम नॉट सेंडिंग व्हाइट लाइट सेंड किया तो ये होगा, लेकिन अगर मान लो मैंने एक ही रंग, मान लो सपोज सिर्फ रेड कलर को सेंड किया, अगर मान लो यहां व्हाइट की जगह सिर्फ रेड सेंड हुआ होता तो क्या होता, क्या वो भी स्प्लिट होता? नहीं, वो स्प्लिट नहीं होता। वो कहां से स्प्लिट होता? उसमें थोड़ी ना कोई 7 कलर मिक्स है, तो उसमें वो सिर्फ क्या करता, वो नॉर्मल रिफ्रैक्शन दिखाता, ठीक है, जैसे यहां पर रिफ्रैक्ट हो रहा है रेड कलर, वैसे ही रिफ्रैक्ट होता, उतना ही रिफ्रैक्ट होता। और अब देखो ये उसका जो स्ट्रेट पाथ हो सकता था, सीधा रास्ता तो उसका ये हो सकता था, अब ये सीधे रास्ते से एक्चुअली कितना बेंड हो गया, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में, जो ये जो एंगल बनेगा, दिस इज कॉल्ड डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा। और ये डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डिविएशन कहते हैं इसको। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन, ठीक है। इतना ज्यादा आपको 10th में नहीं आगे पढ़ना है, बट दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। और यहां पर भी अगर प्रैक्टिकल्स की बात करें जो पहले होता था इसमें, तो इसमें भी मिनिमम डिविएशन कब हो सकता है? तो जब मिनिमम डिविएशन की बात होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल आप 12th में पढ़ोगे गाइस, ठीक है, जो लोग भी साइंस लेने वाले हैं। तो मैं बता देता हूं मिनिमम डिविएशन कब होता है, जब ये जो लाइन है या ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो है, दिस इज इंसिडेंट रे, है ना, आके टकराया, ये रिफ्रैक्टेड रे, और जो निकला है वो कौन सा है? इमर्जेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे। तो जब रिफ्रैक्टेड रे की बात करते हैं, वो इस बेस से अगर पैरेलल होता है, जिस केस में, ठीक है, वो बेस से पैरेलल हो गया, तो वैसे केस में डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा की वैल्यू मिनिमम होती है, मिनिमम होती है। और उस केस में एक और बहुत खास बात होती है कि सपोज मैं यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं, है ना, इस सरफेस से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो ये तो नॉर्मल हो गया, वैसे यहां पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, इस सरफेस के ऊपर। तो देखो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनेगा एंगल, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ इमर्जेंस है। तो जब मिनिमम डिविएशन वाली केस होती है गाइस, मिनिमम डिविएशन वाली केस होती है, तो देयर आई इज ऑल्सो इक्वल टू आर। तो दो चीजें, एक तो ये वाला इससे पैरेलल होता है, और आई इज ऑल्सो इक्वल टू ई, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर होता है। सर क्या ये सब चीजें हमको डिटेल में पढ़नी? नहीं, डोंट वरी। तो मैं इसको ना फिलहाल क्या करता हूँ, बस इतना याद रखो कि एक सिंगल कलर होता तो वो ऐसा नहीं कि वो स्प्लिट हो जाता, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल इतनी सारी गहराई को हटा देता हूँ, और बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया अपना। अब इसका डेफिनेशन क्या लिखे? सिंपल है, व्हाइट लाइट का स्प्लिट होना प्रिज्म से टकरा के। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 components या into its components due to different bending ability for colors when it passes through prism is called dispersion of light. It is not necessary कि always is a prism, but definition में हम use कर रहे हैं, okay? अच्छा एक और बात होती है दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। What is this? This is called Newton's double prism effect. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं न्यूटन भैया हर जगह होते हैं, ठीक है, ही इज ओमनी प्रेजेंट लाइक भगवान। न्यूटन्स, एटलीस्ट इन फिजिक्स, न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि जैसे एक प्रिज्म लिया तो भाई व्हाइट लाइट स्प्लिट होकर 7 कलर में डिवाइड हो गया, पर मान लो दूसरा प्रिज्म उल्टा लगा दिया आगे, तो क्या होगा? वो 7 रंग फिर से क्या हो जाएंगे? रीयूनाइट होके व्हाइट बन जाएंगे, है ना। अगर ये प्रिज्म को चिपका दो, मान लो प्रिज्म को चिपका दिया मैंने, तो लगभग ये क्या बन गया चिपकाने से? ये एक प्रिज्म, ये दूसरा प्रिज्म, क्या बन गया? ये पूरा ग्लास स्लैब ही तो बन गया। ग्लास स्लैब में थोड़ी ना व्हाइट कलर स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि वो ये इफेक्ट है भाई, वो रिकम्बाइन हो जाता है। ग्लास स्लैब में क्यों नहीं आ सकता है सवाल, ग्लास स्लैब में जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट है वो क्यों नहीं होता है? बिकॉज
इट फॉलोज न्यूटन्स डबल प्रिज्म इफेक्ट। दो प्रिज्म जुड़ जाएंगे तो फिर वो वहां पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन हो जाता है 7 रंगों का। ठीक है, मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ, मतलब ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पर ठीक है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, अब क्या। सो दिस इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो जो भी पानी की बूंद भी है तो भाई ऐसे शेप का है ना, पानी की बूंद भी है अगर तो लगभग क्या है वो ऐसे ही तो है। सो दिस दैट इज ऑल्सो डूइंग द सेम इफेक्ट, उसमें भी डिस्पर्शन होता है तभी रेनबो फॉर्म होता है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। नाउ वी हैव टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैंने सारी चीजें एक साथ बता दी। आई डोंट थिंक कि भाई ये ऐसे में आपके काम आएगा, तो मैं आपको ना थोड़ा पहले बता दूं कि क्या होता है, क्या होता है। पहले समझ लो कि अगर मैंने तुमको ऑलरेडी बताया कि अगर वाइट रंग ऐसा ना करते टीचर को बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ। ओके, सो अगर मान लो हमने ले लिया कि ऊपर है एयर और नीचे है वाटर। ठीक है, तो दिस इज ऑब्वियसली वी नो दैट एयर की डेंसिटी कम है तो वो है रेयरर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो बन गया डेंसर मीडियम। सो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम? क्या आपको पता है ये बात? बिल्कुल पता है सर, सिंपल है। तो मान लो कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है, when light enters from rarer to denser medium it bends towards the normal। है कि नहीं है? है कि नहीं है? मान लो यहां पर ये नॉर्मल है, ठीक है, तो देख सकते हो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, स्ट्रेट जा सकता था पर वो ऐसे बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाता है तो क्या होता है? तो अगर लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाता है, मैं ना थोड़ा सा इसको ना एक्सटैंड कर देता हूं, एक्सटैंड। ठीक है, ये सो व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम लाइक दिस, अब देखो ये डेंसर मीडियम यानी वाटर से एयर में जा रहा है, तो ऐसे में ये कहाँ बेंड करता है? तो पहले हम इसके लिए अगेन नॉर्मल बना लेते हैं। सो दिस इज द नॉर्मल। सो इसमें क्या होता है, इसमें इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ऑब्वियसली वो उतना ही होता है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ तो बच्चे बोलेंगे सर क्या करते हैं सर, ऐसा थोड़ी चलता है। ठीक है, सो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर ये 30 है, ये 20 है, इधर तुमने इधर 20 रखा तो ये 30 हो जाएगा, बस वही है। ठीक है सर, यहाँ पर तो ये भी एंगल सही नहीं है, पर ठीक है चलो। सो रेयरर से डेंसर में क्या होता है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। डेंसर से रेयर में क्या होता है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इतनी सी चीज है। तो इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या हुआ सर? आपने तो मूर्ख बना दिया। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है, सपोज आई एम टेकिंग दिस एंगल एज 30 डिग्री, मान लो 30 या 32, मान लो यार कोई भी रैंडम ले लेते हैं, तो तुम बोलोगे यार ये करोगे। ठीक है, सो वो तो मैं ही करता हूँ ऐसे। ठीक है, 35 डिग्री लिया मान लो, 35 डिग्री लिया, ये एंगल मान लो आया 50 डिग्री, 50 डिग्री आया। अगर मैं इस एंगल को और बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं इस एंगल को और इंक्रीज करता हूं, यानी कि सपोज करो कि मैं लाइट को अगर मैं सेंड करता हूं यहां से ऐसे, ये एंगल बढ़ गया, मान लो ये एंगल हो गया कुछ 70 डिग्री, तो ये 70 हो गया, तो ये तो भाई और ज्यादा हो जाएगा, है ना। सो दिस विल बी समथिंग लाइक 80 और 85 या 87 मान लो, सेल्सियस भी ठीक है। अच्छा, अब इसको मैंने और बढ़ाया, इफ आई इंक्रीज द एंगल, तो क्या हो सकता है? एक ऐसा पॉइंट तो जरूर मिलेगा यार, एक ऐसा पॉइंट तो जरूर मिलेगा जब सो देयर विल बी वन एंगल, एक ऐसा एंगल मिलेगा, एक ऐसा एंगल मिलेगा जब जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बिल्कुल ऐसे निकलेगा, पैरेलल टू द इंटरफेस। ये इंटरफेस है ना वो एयर और वाटर का, ठीक है, तो ये बिल्कुल पैरेलल निकलेगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? देख लो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? सो दिस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है,
इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। जब भैया ये तो इसने सरेंडर कर दिया है, यहाँ बेंड होते होते अभी बढ़ते बढ़ते अब तो 90 डिग्री हो गया, अब क्या होगा? पहले ये समझ लो कि दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस वेयर या करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। नाउ दिस कैन बिकम द डेफिनेशन। ठीक है, अगेन टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया बट बता दे रहा हूं। ठीक है, सो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? द एंगल ऑफ इंसिडेंस करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, बस वो एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलते हैं? हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है सर, फिर से क्वेश्चन तो वही है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा, ये रिफ्लेक्ट करना शुरू कब करेगा? तुम बताना। पॉज करो, अभी बताओ। पॉज करो, अभी बताओ। इंटरैक्ट किया करो। आई वॉन्ट यू टू इंटरैक्ट। पॉज करो, अभी बताओ, मैं समझ जाऊंगा, जेन्युइन। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि भैया ये तो यहां तक तो आ ही गया, अब इसके बाद इससे ज्यादा क्या हो सकता है? क्या यहां और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। तो इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना यार। तो मान लो इसके बाद जब मैं और बढ़ाऊंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई टेक अनदर कलर। ठीक है, सो अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करता हूं, इससे भी ज्यादा, ठीक है, मान लो यहां से लाइट सेंड करी, अब क्या करेगा ये? अब तो इधर तक तो आ ही गया, अब ऑब्वियसली अंदर आ जाएगा ये। सो यानी ये रिफ्लेक्शन शो करने लगा। बधाई हो, दिस इज नाउ बाउंसिंग बैक ना, रिफ्लेक्शन शो करने लगा। बस इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, एक बढ़िया सा एग्जांपल आपको बताऊंगा, बट फिलहाल ये समझो कि ये जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। मीडियम टू मीडियम वेरी करेगा ये। इट विल बी डिपेंडिंग ऑन द मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली। ठीक है, एंड दैट रिलेशन विल बी ऑल डन इन क्लास 12। तुम मतलब बहुत मुश्किल डेरिवेशन भी नहीं है, अगर किसी को ट्रिग्नोमेट्री आता है वो चेक करके देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल रिलेशन है वो। ठीक है, ओके। सो मैं इसको फिलहाल एक कंडीशन और बताता हूँ यहाँ पर कि अगर मान लो कि तुमने क्या करा, तुमने ना एक इंटरफेस लिया, अगेन द सेम इंटरफेस, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो यू हैव एयर, द रेयरर मीडियम, यू हैव वाटर, द डेंसर मीडियम, और हम क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ना एक टॉर्च मारेंगे। कहाँ पर? वाटर से। सो आई विल टेक अ टॉर्च और यहाँ पर उसको हम लाइट कर देंगे। तो जब ये टॉर्च से रोशनी जो निकलेगी, रोशनी निकलो, हाँ रोशनी निकली यहाँ से। ठीक है, अब ये जो रोशनी है, मान लो एक रोशनी सीधी जा रही है, एक रोशनी थोड़ी टेढ़ी गई, एक रोशनी थोड़ी यहाँ गई, है ना। अलग अलग रेज जो है वो अलग अलग जा रहे हैं ऐसे। अब तुम ही बताओ दोस्तों कि जस्ट चेक, मैं ना नॉर्मल बना देता हूँ जगह जगह पे। तो इधर का नॉर्मल ये हुआ, इधर का नॉर्मल ये हुआ, इधर का परपेंडिकुलर ये हुआ, इधर का परपेंडिकुलर ये हुआ, इधर का परपेंडिकुलर ये। सो यू जस्ट गो ऑन चेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इधर छोटा है, इधर और छोटा हो गया, यहाँ पर और छोटा हो गया, यहाँ पर तो बिल्कुल जीरो है, आई की वैल्यू जीरो है। सो व्हेन आई इज इक्वल टू जीरो, आर इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो इस केस में तो लाइट तो सीधी निकलेगी भाई, इस केस में तो लाइट सीधी निकलेगी, नॉर्मल से गई है तो नॉर्मल से ही निकलेगी। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ा बेंड होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और बेंड होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर और बेंड होगा, है ना। तो मान लो ये लगभग इतना बेंड हुआ। इस वाले केस में क्या हुआ, इसमें तो ऐसा हो गया, मतलब यहाँ से तो लाइट निकलना ही बंद हो गया, बाहर निकलना ही बंद हो गया, है ना। अब और जो ये वाली रोशनी है, इसका क्या होगा यार, क्या होगा तुम बताना। अब तुम बताना क्या होगा इस केस में। what will be happening, what will be the happening is the, पता ना बोल इंग्लिश। तो यहां पर क्या होगा ये तुम बताओगे। आई वॉन्ट एवरीवन, अगर तुमको मजा आ रहा है और समझ में आ गया, कमेंट करके बताओ, देखूं कौन है वो बंदा जो सबसे पहले टाइप करता है, या उसको समझ में आया बताना। ठीक है, कम ऑन। हमने एक मुहिम शुरू करी है, हैशटैग मचाएंगे। तो तुम जो है ना यहाँ नीचे बताएंगे, नीचे हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हैशटैग मचाएंगे 2021 में हम, भले कोविड आवे, क्या टेंशन।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। सो अब इसी को डिफाइन कर लेते हैं यार, बेचारा नाराज हो जाएगा। तो इसमें ना तुमने एक बात नोटिस नहीं करी कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है इसकी असल में दो कंडीशंस है। ये होने के लिए जो कंडीशंस है वो एक नहीं है, दो है। पहला मतलब दूसरा तुमने ज्यादा गौर किया, दूसरा वाला क्या देखा तुमने कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए, इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, है ना। क्रिटिकल एंगल पे तो 90 हो जाता है आर का वैल्यू, ठीक है। रिफ्लेक्ट करना शुरू कब करता है, व्हेन आई इज ग्रेटर देन सी। तो एक तो कंडीशन ये हो गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन जो शायद तुमने ध्यान नहीं दी कि कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में हो रहा है, क्या रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ये बात हो पाती, नहीं हो पाती, कि उस केस में वो नॉर्मल की तरफ जाता है, इंटरफेस की तरफ नहीं जाता। यहां पर डेंसर से रेयरर में वो इंटरफेस की तरफ बेंड होता हुआ जा रहा है ना, इस तरफ जा रहा है। सो दिस फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन इज लाइट शुड एंटर फ्रॉम या लाइट शुड ट्राई टू एंटर फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो ये दो कंडीशन है, लाइट डेंसर से रेयर में जाना चाहिए और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर हम डेफिनेशन बहुत आसानी से समझ सकते हैं, ये मैंने तुमको अब भी बताया, ठीक है। और क्रिटिकल एंगल का भी बता दिया मैंने कि वो एंगल जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देख सकते हो थीटा लिखा है, इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया 90 डिग्री। इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। देखो लाइट डेंसर से रेयर में जा रहा है और इससे ज्यादा क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा एंगल पे लाइट को सेंड करोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी शोइंग रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सर क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा? बिल्कुल करेगा यार, क्यों नहीं करेगा, रिफ्लेक्शन ही तो कर रहा है। इसलिए इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम दिया क्योंकि ये डेंसर से रेयर में हो रहा है। सो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देखो पहले ही बता दिया, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, दोनों कंडीशन आ गई डेफिनेशन में, ठीक है। देन द रिफ्रैक्टेड रे इंस्टेड ऑफ एमर्जिंग आउट, ठीक है, एमर्ज देखो एमर्जिंग आउट मतलब ये बाहर निकलना, तो बाहर निकलने की बजाय वो क्या शो करने लगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ एमर्जिंग आउट अगेन गोज इनटू द सेम मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन, पहला लाइट शुड एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर, दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। आगे देखते हैं दोस्तों। ओहो क्या बात है, रेनबो फॉर्मेशन बताया जा रहा है, वाह वाह, काफी रेयरली बनता है ये तो, रेनबो वाह रेनबो, सही है। सो हमको ये तो समझ में आ गया, रेनबो जो है वो उसी से फॉर्म होता है। क्या ये आधा ही सर्कल होता है, क्या ये आधा ही सर्कल होता है या पूरा होता है, आधा ढक जाता है? जरूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। क्या हम हवाई जहाज से जा रहे होंगे और रेनबो दिखा तो क्या वो पूरा सर्कल होगा? सो चेक करना जरूर इस चीज को। अब देखते हैं कि रेनबो जो है वो पानी की बूंद से तो जरूर बनती है, ठीक है, पानी की बूंद से तो जरूर बनती है, बट मान लो कि ये पानी की बूंद है, यहां से हमारा जो लाइट है वो आया, सन का लाइट आया, ठीक है। अब क्या होता होगा कि वो ये रेनबो फॉर्म करता है, जस्ट सी, ये होता है। सो दिस इज अ रेन ड्रॉप, थोड़ा ड्रॉप का शेप मैंने अलग बना दिया, ठीक है। यहां से व्हाइट लाइट आई, जो कि फिलहाल तो मैंने ब्लैक दिखाई है, ठीक है। तो ये सनलाइट आई और ये देखो यहां पर क्या हुआ, इस जगह पर क्या हुआ, लाइट जो है, व्हाइट की लाइट जो है वो स्प्लिट हो गई। यानी क्या हुआ यहां पर हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, यहां पर हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जो प्रिज्म में होता था वही हुआ, ठीक है। यानी वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, देखो यहां पर सातों कलर आगे आगे निकल गया अलग अलग। अब जो ये 7 कलर्स है ये आगे जाके इधर पे बूंद के दूसरी तरफ ये चाहते तो निकल जाते बाहर साइड में, है ना, क्योंकि रिफ्रैक्ट होगा, लाइट इज नाउ एंटरिंग फ्रॉम, ट्राइंग टू एंटर फ्रॉम वाटर टू एयर, है ना। यहां से जब निकलेंगे तो बूंद से बाहर निकल रहे हैं, मतलब वाटर टू एयर में जा रहे हैं, डेंसर टू रेयर जा रहे हैं। पर ये रिफ्रैक्ट क्यों नहीं हुए, रिफ्लेक्ट क्यों हो गए? क्योंकि अभी हमने दूसरी चीज भी पढ़ी, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो शायद कितना होगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस में बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। इसलिए रोज रोज रेनबो थोड़ी फॉर्म होता है, जब वो एंगल बनेगा तभी तो फॉर्म होगा।
सो मे बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ऐसी शर्त में लाइट बाहर ना निकल के वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और रिफ्लेक्ट करके देखो लाल वाला इधर आ गया, ब्लू वाला यहां चला गया, और ऐसे में तुम्हारी आंखों पे इतने प्यारे प्यारे सोने सोने कलर जो है वो दिखाई देते हैं। और ये हमको पूरा इफेक्ट, मतलब ऐसे एक बूंद से तो नहीं बना, हर सभी बूंद का जो वो एंगल है उसकी वजह से एक एंगल पे हमको लाल दिख रहा है, ठीक है। और जो ये रेनबो फॉर्म हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो। ये काफी जो है ब्राइट होता है। एक होता है सेकेंडरी जो थोड़ा सा फेंट होता है। अगर तुम कहोगे तो उसको मैं एड्यू ज्ञान वाली सीरीज में बना दूंगा, ठीक है। 12th में वैसे भी पढ़ोगे उस चीज को, ठीक है। तो ये हो गया अपना रेनबो का फॉर्मेशन। तो यहां पर क्या हुआ, एक जगह पे हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट, और एक जगह पे यहां पर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां हुआ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके गाइस, तो हमने ये चीज समझ ली, हाउ इज रेनबो फॉर्म्ड। रेनबो कई से फॉर्म होते। रेनबो इज फॉर्म्ड बाय, ये पानी का ड्रॉप है, यहां पर क्या हुआ, लाइट रिफ्रैक्ट करी, और यहां पर क्या करी, रिफ्लेक्ट करी, एंड दिस इज सिंपली हमारी आंखों पे। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन कि रेनबो फॉर्म होने के लिए जो बहुत जरूरी कंडीशन जो हमने दिखाई यहां पर दोस्तों, वो ये है कि अगर देखने वाला ऑब्जर्वर की आंखें यहां है, ठीक है, तो वो रेनबो तभी देख पाएगा जब सूर्य यानी सन उसके पीछे की तरफ है। मान लो मैं ऐसे हूं, तो सन मेरे पीछे की तरफ है और ड्रॉपलेट्स मेरे सामने है, तभी तो यहां से लाइट जाएगा, टकराएगा और ऐसे दिखाई देगा। तो याद रखना ही है कभी भी, सन जो है वो हमारे सर के पीछे और जो बूंद है वो आगे, ठीक है। सो दैट इज सो सिंपल गाइस। अब देखो ये ना थोड़ा चैप्टर के अंदर नहीं, बट आई वांट यू टू नो दैट, थोड़ा सा तो थोड़ा सा और कनेक्ट कर पाओगे। सो व्हाइट लाइट या सनलाइट, सन एमिट्स 7 कलर ऑफ लाइट इन इट्स विजिबल रेंज। वैसे तो इनविजिबल में भी और एमिट, पर हम देख नहीं सकते। तो विजिबल रेंज में 7 कलर एमिट करता है, हमको पता चल लग चुका है, रेड, ऑरेंज, येलो, है ना, वो सब विबग्योर वाला पूरा कलर है। तो कोई भी चीज का रंग हमको कैसे दिखाई देता है, जैसे मान लो कि ये वाला जो पत्ते हैं पेड़ के, वो ग्रीन क्यों दिखाई दे रहे, ग्रीन क्यों दिखाई दे रहे। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मतलब रीजन बताया गया कि ये जो भी केमिकल है, ये जो भी केमिकल है, कोई भी चीज का अपना, जैसे ये चेयर है सामने, ये रेड दिखाई दे रहा है, मैं ये तुमको ब्लू दिखाई दे रहा है, तो कोई भी कलर कैसे दिखाई देता है वैसे वो, क्योंकि अगर आ तो व्हाइट लाइट रहा है तो चकरा के आएगा तो व्हाइट दिखना चाहिए, क्यों वो अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो उनकी अपनी अपनी एबिलिटी होती है। जैसे ये ग्रीन कलर की एबिलिटी, मतलब ये जो कलर है इसको ग्रीन इसलिए कहा गया, ये दिख रहा है क्योंकि ये बाकी सभी लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी सारे लाइट को अब्जॉर्ब कर लेता है, और सिर्फ कौन सी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ओनली ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो देखने वाले को ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा ग्रीन, ये क्या दिखेगा, ये दिखेगा ब्राउन, ठीक है। ऐसा है कि मतलब जो पर्टिकुलर लाइट है वो अब्जॉर्ब हो जाएगी और बाकी लाइट निकल जाएंगे। तुम बोलोगे सर यहाँ ब्राउन तो था ही नहीं, तो ये ब्राउन क्यों दिखेगा। अरे मिक्सर भी तो होता है, पता है ना, दो कलर, दो कलर अब्जॉर्ब हो गया, सो 2 कलर मिक्स हो के आ रहा है, ये भी हो सकता है। ओके गाइस, तो ये हो गया थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान, और भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। वाई डू स्काई अपीयर ब्लू, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये सब उसी का एप्लीकेशन है जो अब तक हमने पढ़ा। सो स्काई क्यों ब्लू अपीयर होता है, इसका रीजन यहाँ दिया है, बट पहले थोड़ा समझ लो बातों को, कि जो सन से लाइट आती है, मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया कि जो अपने सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो सन से लाइट आती है दोस्तों, कौन से, क्या होता है उसमें, व्हाइट कलर होता है। अगर हम बात करें व्हाइट कलर की, तो ऑलरेडी उसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा मेन कलर्स यहाँ दिखाए हैं, मेन जो प्राइमरी, जो मेन यहाँ पर जो रेनबो के, ऐसा नहीं कि 7 दिखाया मैंने। तो एक बात याद रखना कि जो रेड ऑरेंज वाला जो रेंज होता है, रेड ऑरेंज येलो वाला जो रेंज होता है ना, उनकी वेवलेंथ पे ध्यान देना जरा। देखो मान लो यहां से यहां तक मैंने देखा, जो अपना क्रेस्ट है उसके बीच का लेंथ, सो दिस इज अ वेवलेंथ, ठीक है। इन सब की वेवलेंथ थोड़ी सी बड़ी होती है, रेड ऑरेंज येलो। लेकिन जो ब्लू ग्रीन ये वाले हैं ना, इनकी वेवलेंथ क्या है, दे हैव शॉर्टर वेवलेंथ, इनकी वेवलेंथ देखो, ठीक है। तो याद रखना कि जो ये ब्लू वाले एंड है, तो देखो पूरा जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो मैं इसको कह सकता हूं ब्लू, ठीक है, ब्लू एंड, और रेनबो का ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं कह सकता हूं रेड एंड। अब ग्रीन को थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर, कोई फर्क नहीं। तो रेनबो में मतलब जो कलर है, जो 7 कलर है, उसमें ब्लू एंड होता है, रेड एंड होता है। ब्लू
का वेवलेंथ छोटा होता है, हमने पढ़ा ही है, और रेड का वेवलेंथ क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, एक और फैक्ट ये समझ लो कि जब हम छोटे वेवलेंथ वाले लाइट की बात करते हैं ना, तो अगर इनकी स्कैटरिंग की बात करेंगे तो दे आर ओनली स्कैटर्ड बाय, शॉर्टर वेवलेंथ आर ओनली स्कैटर्ड बाय शॉर्टर या स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है। तो यहां पर ये कह सकते हो कि ये जो यहां पर अगर हम छोटे पार्टिकल्स की बात करें, छोटे पार्टिकल्स का मतलब जैसे बहुत छोटे, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, नाइट्रोजन का, जो हमारे एटमॉस्फेयर में नॉर्मली है, तुमको पता नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सो दे आर स्मॉलर पार्टिकल्स। और स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ को ही स्कैटर कर सकते हैं, मतलब ये स्कैटर हो जाएगा, ठीक है, ये स्कैटर हो जाएगा, मतलब ये स्कैटर हो सकता है। लेकिन यही स्मॉल पार्टिकल्स, यही छोटे पार्टिकल्स ये बड़े वेवलेंथ स्कैटर नहीं हो पाते इन पार्टिकल से, मतलब ये बिंदास निकल जाते हैं, ये इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होती। क्यों स्कैटरिंग नहीं होती सर? इसलिए स्कैटरिंग नहीं होती क्योंकि ना इनका वेवलेंथ ज़्यादा बड़ा है, तो निकल जाते हैं इसे। तो ये बात ध्यान रख लो, इस बात को ध्यान रखो कि जो हमारे एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, दे आर स्मॉल पार्टिकल्स। The smaller particles can only scatter smaller या shorter wavelengths, तो इसलिए ब्लू वाले स्कैटर हो जाएंगे। आसमान में कौन सा कलर स्प्रेड हो जाएगा? ब्लू कलर स्प्रेड हो जाएगा, बस वही बताया गया। ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर बिकॉज इट हैज शॉर्टर वेवलेंथ। टाइनी एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स स्कैटर ओनली शॉर्टर वेवलेंथ, दे कैनॉट स्कैटर लार्जर वेवलेंथ। ठीक है, तो यानी ये जो रेड वाला लाइट है, रेड ऑरेंज वाले, ये स्कैटर नहीं हो पाते और इसलिए ये तो डायरेक्ट आ जाते हैं हम तक सन से, लेकिन जो दूसरे ये वाले हैं ये आसमान में फैल जाएंगे। तो अगर ब्लू कलर पूरे इधर उधर तितर बितर हो गए तो आसमान का रंग क्या दिखेगा? देखो, ब्लू कलर स्कैटर हो गया, ये अर्थ का सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर, ये समझो एटमॉस्फेयर का रेंज है। तो जो सन से लाइट आ रही है उसमें रेड वाली लाइट या रेड ऑरेंज वाली लाइट जो है वो हम तक पहुंच जा रही है, लेकिन जो ब्लू वाले लाइट्स है, ब्लू, इंडिगो, ठीक है, तो वो वाले क्या हो रहे हैं, क्योंकि छोटे वेवलेंथ है तो छोटे पार्टिकल से टकरा के वो यहाँ वहाँ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल से टकरा के यहाँ वहाँ स्प्रेड हो गए, तो आसमान का कलर क्या दिखेगा? स्काई का कलर क्या दिखेगा? इट विल अपीयर ब्लू। सो व्हाई डज स्काई अपीयर ब्लू? मैंने आपको बता दिया कि सन से जो लाइट आती है उसमें जो बड़े वेवलेंथ्स है, ठीक है, जैसे ये रेड, दे आर हैविंग ग्रेटर वेवलेंथ्स, सो वो स्कैटर नहीं कर पाते, मतलब पार्टिकल्स उनको स्कैटर नहीं कर पाते और इसलिए वो आ जाते हैं हम तक। ओके, और जो छोटे वेवलेंथ है, जो शॉर्टर वेवलेंथ्स है, ठीक है, दे आर स्कैटर्ड बाय स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और यहाँ वहाँ स्प्रेड होने की वजह से स्काई का कलर क्या हो जाता है? इनकी स्कैटरिंग होने से स्काई का कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। होप यू गॉट इट। ठीक है, एक बार बस आपको देखो, मैं जो बता रहा हूँ ना, एक बार उसको आपको टेक्स्ट बुक के साथ पढ़ लेना, मतलब ये देखने के बाद टेक्स्ट बुक देख लेना, एनसीईआरटी बेस्ट हो जाएगा भाई, बेस्ट। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर और जुड़ गया जो आ भी सकता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई फ्रॉम मून? मून पे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां कोई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के पार्टिकल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा? ठीक है, तो मून पर अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो भैया स्कैटरिंग थोड़ी ना होगी, तो ऐसे में सन का, तो सन से हमको सारी लाइट आ जाएगी तो लगभग व्हाइट दिखेगा और बाकी पूरा बैकग्राउंड जो पूरा स्काई होगा वो ब्लैक दिखेगा, डार्क दिखेगा। और यही होगा जब कोई स्पेस में एस्ट्रोनॉट गया है, स्पेस में एस्ट्रोनॉट को कलर स्काई का क्या दिखेगा? अगेन डार्क दिखेगा, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग नहीं होगी, एटमॉस्फेयर नहीं है उधर पे। ठीक है। अच्छा, अब तुम बताना एक चीज और कि व्हाई डज क्लाउड अपीयर व्हाइट? क्लाउड्स का कलर व्हाइट क्यों दिखता है, या बारिश के टाइम पे क्लाउड्स का कलर डार्क क्यों दिखता है? तो वो दो चीजें आप बता सकते हो कमेंट में, यूज दैट कमेंट सेक्शन। ठीक है, बता सकते हो। और गाइज देखो, यू ऑलवेज कंप्लेन, काफी लोगों का ये होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, हमारी तरफ से रिप्लाई नहीं हो पाता। होता ये ना कि देखो टीम है बट दे आर मेनली एंगेज इन आपके लिए कंटेंट बनाने लगी रहती है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम नो डाउट, देखो मैं पर्सनली भी पढ़ता हूँ, ठीक है, तो नो डाउट मैं कमेंट्स देखता हूँ, ठीक है, बट एवरी टाइम वो अगर रिप्लाई नहीं हो पाता तो यू जस्ट, ऐसा नहीं कि मैं हम लोग तुम्हारा कमेंट वेस्ट है, वो हम पढ़ते हैं, उसके हिसाब से कंटेंट बनता है। सो जस्ट कीप ऑन राइटिंग, मोटिवेटिंग अस, ठीक है, ताकि हम आपके लिए काम करते रहे बढ़िया तरीके से। आगे देखते हैं गाइस। ओके,
वाई डज स्काई अपियर मोर रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो सन है, नॉट स्काई, सन अपियर मोर रेडिश, आप देखते हो, ठीक है, सुबह जल्दी उठते हो कि नहीं? सो ये ज़्यादा रेडिश क्यों दिखता है भैया सुबह की, जो सुबह या शाम का जो सूरज है? लेट्स सी। तो इसमें होता ये है, यूं है कि ना तुमको ये पता लग गया कि स्कैटरिंग तो होती है कौन से लाइट की स्कैटर हो जाती है? स्कैटरिंग ब्लू कलर की। अब देखो छोटी सी बात समझ लो, देखो छोटी सी बात, इसमें ज़्यादा ना बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, दोपहर की बात है, ये अर्थ है और ये क्या है? दिस इज द एटमॉस्फेयर का रेंज। अब देखो जब हम देख रहे हैं तो एटमॉस्फेयर का लेंथ कितना है? मान लो मैं ये कह देता हूं दिस इज सपोज 200 किलोमीटर। एग्जाम्पल कह रहा हूं, एग्जाम्पल लेके मत बैठ जाना। और अगर ये 200 किलोमीटर है लगभग, देखो एटमॉस्फेयर वही है, समझ रहे हो? ये ऑब्लिक, अब यहां पर ऑब्लिक की सिचुएशन हो गई है, तो अब देखो ना लगभग, थोड़ी फिजिक्स लगाओ, थोड़ी लॉजिक लगाओ। ये 200 किलोमीटर है, अब ये ऑब्लिक अगर हम मेजर करें यहां से यहां तक लेंथ, ऑब्वियसली दिस विल बी ग्रेटर। मुझे तो लग रहा है कि भाई लगभग ये 1.5 गुना तो होगा ही, मतलब एटलीस्ट ये 300 किलोमीटर तो हो गई, ठीक है। मतलब जो दिखाई दे रहा है लॉजिक से देखो, ये 200 लेंथ देखो ना, मतलब क्या बात करो, समझो इस चीज को कि एटमॉस्फेयर का एंड, लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर, यहाँ लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो बहुत ही सिंपल बात है कि जब हमारा सवाल फिर देखो कि सन ज्यादा रेडिश क्यों दिखता है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट? तो दोपहर के मुकाबले से दोपहर की बात करते हैं, तो दोपहर की केस, मान लो ये दोपहर में 12 बजे का केस है, तो 12 नून के टाइम पे, दोपहर में 12 बजे या दोपहर के टाइम पे उसकी कंपेरिजन, मतलब यहां पर क्या होता है? नो डाउट यहां भी स्कैटरिंग होती है, इधर भी ब्लू कलर स्कैटर होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो यहाँ ब्लू कलर स्कैटर हो पाता है, यहाँ स्कैटर हुआ, यहाँ स्कैटर हुआ, ठीक है, मान लो ऐसे स्कैटर हो गया, ब्लू कलर स्कैटर हो गया और रेड कलर हम तक पहुंचा। पर क्या सिर्फ रेड कलर ही पहुंचेगा या क्या सिर्फ रेड ऑरेंज ही पहुंचेगा, ब्लू नहीं पहुंच पाएगा? ऐसा नहीं कि ब्लू नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ब्लू कलर स्कैटर हुआ लेकिन सारे नहीं हुए, तो जिस वजह से क्या हुआ कि कुछ ब्लू कलर तो फिर भी आ जाएंगे। सो ब्लू रेड वो सब मिक्स होके फिर वो लगभग जो है थोड़ा सा येलोइश कलर अपीयरेंस देंगे, ठीक है, कलर मिक्स होंगे थोड़ा, लगभग सेंटर में वो येलोइश कलर दिखाई देंगे, ओके। लेकिन जब बात आती है ड्यूरिंग सनराइज, ये ईस्ट का डायरेक्शन मान लो, ये पूरा यहाँ के, फिर यहाँ पर सनसेट भी होगा, तो सनराइज सनसेट के टाइम पे सन जो है वो ऑब्लिक, सनरेज वो ऑब्लिक आ रही है, वो ज्यादा एटमॉस्फेयर का ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है, ठीक है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, बाकी वर्डिंग बहुत ही सिंपल है। सो ज्यादा डिस्टेंस ये ट्रेवल करके आ रही है, इससे क्या होगा? ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आने से होगा क्या? देखो इतने डिस्टेंस में इतने ब्लू लाइट स्कैटर हो पाए, जब ज्यादा फिल्ट्रेशन हो जाएगी ब्लू लाइट की, तो इससे क्या होगा? देखो इतना डिस्टेंस है तो मैक्सिमम ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगा, जिससे सन से अगर ज्यादा ब्लू लाइट निकल गई तो लगभग उसका कलर क्या दिखेगा? रेडिश। आगे बात समझ में? यहां छन्नी कम हो पाई, फिल्ट्रेशन कम हो पाया, ज्यादा ब्लू लाइट निकल नहीं पाया बाहर, इसलिए उतना रेड नहीं दिख रहा सन, क्योंकि रेड कब दिखेगा? जब वहां से बाकी लाइट निकल जाएगी तो ज्यादा रेड दिखेगा। पर यहां पर डिस्टेंस कम है, एटमॉस्फेयर का डिस्टेंस कम ट्रेवल करके आ रहा है सन का रेज, इसलिए यहां पर ज्यादा ब्लू लाइट निकल नहीं पाई, सन हमको उतना रेड नहीं दिख पा रहा। इसमें क्या हुआ? बहुत सारी ब्लू लाइट, क्योंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो ज्यादा स्कैटरिंग हो पाई, स्कैटरिंग ग्रेटर एक्सटेंट में हो पाई, इसलिए ब्लू कलर निकल गया, सन से ज्यादा रेडिश हमको अपीयरेंस दिखाई पड़ रहा है। आगे, अच्छा एक और जबरदस्त या सवाल, वाई डेंजर सिग्नल्स आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय रेड कलर? डेंजर सिग्नल या वार्निंग सिग्नल या गाड़ियों की ब्रेक लाइट जो होती है, कभी भी कार की जो पीछे की लाइट होती है ब्रेक लगाने पे लगती है, या बाइक की, स्कूटी की, तो वो रेड कलर से ही क्यों होती है? चाहे महंगी से महंगी कार हो, क्यों? और रेड कलर, तो रेड कलर का क्या इंपॉर्टेंस है कि भैया ये रेड कलर खतरे की निशानी के लिए वी नॉर्मली यूज इट, ठीक है, या इमरजेंसी के लिए हम रेड कलर क्यों यूज करते हैं? तो कारण ये है कि मान लो ये कोई रेलवे का फाटक है, ठीक है, और अगर ये ठंडी का टाइम है, इतना कोहरा पड़ता है। मैं अभी गया था उस तरफ
हाँ, दिल्ली आगरा की तरफ गया था मैं, और वो यमुना एक्सप्रेस वाले जो हाईवे है, ठीक है, उधर से। तो ठंडी का टाइम था, इसी मैं विंटर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इतना ज़्यादा मतलब फॉग था ना वहाँ पे, अब वो स्मॉग कह लो, मतलब स्मोक और फॉग का मिक्सचर, पोल्यूशन, कि ना गाड़ी चला रहे हैं भाई, वो ड्राइवर ने तो सरेंडर कर दिया। मैं एक पॉइंट पे मैं चला रहा था, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसा हुआ ना कि इतने डिस्टेंस पे, लगभग मैं कह रहा हूँ ना, अब आप लोग वहाँ के तो उनको आपको एक्सपीरियंस भी होगा, एक मतलब मेरे ख्याल में कि 10 फीट या हाँ 10 फीट समझ लो, 10 फीट के डिस्टेंस के आगे नहीं दिख रहा था। और हाईवे है तो गाड़ी को स्पीड भी चलाना, तो इट वॉज लिटरली वेरी डिफिकल्ट। मतलब शायद अगर कोई गाड़ी रुक जाए बीच में या ख़राब हो जाए, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, और होता ही है वहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो जिस भी जगह पर ऐसा है, दिल्ली वाली केस में तो आपको पता है कि वहाँ पर दिल्ली आगरा पोल्यूशन थोड़ा सा हाई रहता है, तो ऐसा स्मोक और फॉग का मिक्सचर मतलब विजिबिलिटी को ख़त्म कर देता है लगभग, वो है ना, एकदम खतरनाक वाला सीन हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब पार्टिकल्स, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है ना, स्मोक और फॉग, ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स है। सो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स जब वो जो है वो इतना ब्लॉक कर देते हैं, इतने ज़्यादा रहते हैं कि ऐसे केस में अगर मान लो इसे खतरे का सिग्नल या गाड़ी का सिग्नल है ना, गाड़ियों की ब्रेक लाइट इसलिए भी लाल होती है क्योंकि क्या होगा, अब जब दूसरा रंग, मान लो कि अगर डेंजर को हम ये कलर से दिखाते हैं, रेड ब्लू कलर से दिखाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि रेड कलर ज़्यादा खतरनाक दिखता है, ठीक है, अगर मान लो हम इसको ब्लू कलर से दिखाते तो क्या होता है ना, थोड़ा सा ऐसे सोच लेते हैं। तो ब्लू कलर से लाइट निकल के आती, ब्लू कलर की लाइट निकल के आती, शॉर्टर वेवलेंथ है, तो ये पार्टिकल से टकरा के और यहीं पर निपट जाते महाराज, तो यहाँ पर निपट जाते। तो क्या होता है कि ये जो है हमारी आँखें जो है, मान लो इधर है हमारी आँखें, क्या कहती हैं मेरी आँखें, आँखें कुछ नहीं कहती भाई, देख बस, ओके। तो ये तो लाइट यहीं निपट गई, तो क्या हम तक ये लाइट पहुंचेगी? नहीं, ये जो कोहरा है, ये जो पार्टिकल्स है, ये खा गया लाइट को, वहीं पर स्कैटर हो गई वो। तो लाइट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी क्या? बोलो हाँ ना बोलो, क्या लाइट इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा क्या? बोलना यार, नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर रेड कलर है तो रेड कलर की एबिलिटी क्या है दोस्तों? रेड कलर की एबिलिटी है मित्रों कि वो ज्यादा वेवलेंथ वाला है, सो इट कैन ट्रेवल ग्रेटर डिस्टेंस विदाउट स्कैटरिंग, और हमारे तक वो लाइट पहुंच पाएगी, जिसके लिए जो है हम देख पाएंगे भैया हाँ ऐसा डेंजर है वहां पर, ना जाइयो, ठीक है। तो ये जो है इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। आगे देखते हैं भाइयों और बहनों। हाँ, ये वाली चीज, ये जो है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा बड़े बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा, ये वाला कि जो स्कूल बस का कलर है अगर ऐसा ही है तो रेड कलर होना चाहिए। ब्लू क्यों दिया गया है भैया? ब्लू क्यों दिया गया? नॉर्मली स्कूल तो भैया एक तो रात में तो होता नहीं है, और दूसरी बात कि येलो कलर इसलिए दिया, ब्लू कहाँ बोल रहा हूँ, येलो कलर इसलिए दिया गया है, येलो कलर इसलिए दिया गया है, स्कूल बस का कलर येलो क्यों दिया है? क्या कर रहा है भाई? तो ब्लू, मैंने ब्लू बोला क्या? ब्लू बोला, बताना मुझे, आई डोंट रिमेंबर। तो येलो कलर इसलिए दिया है कि हमारी आंखें जो है ना, इंसानी आंखें सबसे मतलब ऑब्वियसली विजिबल कलर डिटेक्ट करती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर उसके लिए भी, उसमें भी क्या होता है, अलग अलग सेंसेशंस होती है। सबसे ज्यादा सेंसेशन होती है येलो कलर के लिए, मतलब हमारी आंखों को सबसे ज्यादा जो कलर पकड़, मतलब जो हम डिटेक्ट कर पाते हैं, जल्दी पकड़ पाते हैं, वो होता है येलो कलर। सो इसलिए द स्कूल बस का कलर इज ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम, तो टेक्निकली वो येलो कलर का होता है। चलो दोस्तों आगे देखते हैं। व्हाई डू सेलेस्टियल बॉडी अपीयर स्लाइटली रेज्ड फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन? मतलब क्या कोई भी आसमान की चीज, कोई भी हेवनली ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन थोड़ी सी ऊपर दिखाई देती है भैया? क्यों भैया क्यों? तो देखो, ये है अपना सपना मणि मणि मणि, अपना सपना मणि मणि, ये अपना अर्थ है, ये अपना गोला है, देखा है ना तुमने? तो पी के देखा है कि नहीं? नहीं पी के नहीं, पी के। तो ये जो अपना अर्थ है, तो इसके ऊपर क्या है यार? इसके ऊपर है एटमॉस्फेयर, है कि नहीं है? तो एटमॉस्फेयर में भी जो नीचे का जो लेयर है एटमॉस्फेयर का, वो थोड़ा गर्म हवा, सॉरी ठंडी हवा नीचे रहेगी, बिकॉज भारी होती है वो, तो भारी हवा जिसकी डेंसिटी हाई है वो नीचे रहेगा। सो ये थोड़ी सी डेंस एयर होगी, डेंसर मीडियम कह लो,
जो गर्म हवा है, हल्की हवा है, वो ऊपर की तरफ रहेगी। तो ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर के ऊपर की रेंज में बात करें, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही रेंज लेयर बना सकते हैं, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, कि जितनी ठंडी हवा है, डेंसिटी कम वाली है, वो ऊपर रहेगी। सॉरी, ठंडी बोल रहा हूँ। जितनी गर्म हवा है, गर्म हवा की पार्टिकल्स दूर होते हैं, डेंसिटी कम होती है, रेयरर मीडियम, तो रेयरर मीडियम ऊपर रहेगा। समझ रहे बात को? क्या हो रहा है आज, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? तो डेंसर मीडियम नीचे, रेयरर मीडियम ऊपर, क्योंकि डेंसर हवा हैवी है, नीचे रहेगी, और रेयरर लाइट है, ऊपर रहेगी। तो अब ये ऐसा डिफरेंशिएशन होगा। अब जो लाइट आएगी, मान लो ये स्टार है, दिस इज द एक्चुअल पोजिशन। एक्चुअल पोजिशन, स्टार जो है वो एक्चुअली कहां पर है? वो इस जगह पर है। यहां से एक लाइट, एक किरण आ रही है, किरण, ठीक है, एक किरण आ रही है, मैं 3-4 बना दी, ठीक है यार, कोई नहीं। तो अब ये इधर क्या करो, बस तुम्हें नॉर्मल बना लो, ठीक है, नॉर्मल बना लो, इधर ही कर लो यार, मतलब इसको आगे ले जाते हैं, आगे, हाँ, और यहाँ पर नॉर्मल बना दिया। देखो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर, इस जगह पर परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस से नॉर्मल बना दिया। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट कहाँ बेंड करेगी दोस्तों? रेयरर से डेंसर में जा रहा है ना, लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो लाइट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गया। तो देखने वाले को, यहाँ पर आंख होगा, हमको क्या लगेगा कि लाइट तो यहाँ से आ रही है, मतलब लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट आ रही है यहाँ से। तो स्टार कहाँ है? स्टार यहाँ है, ऐसा हमको अपीयर होगा, मतलब है तो इधर, पर एटमॉस्फेयर में जो रिफ्रैक्शन हो गया, जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हुआ, उससे कोई भी चीज, वहां से जो लाइट आ रही है वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इसलिए वो चीज कहाँ अपीयर होने लगेगी? थोड़ी सी ऊपर। सो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन। ये हो गया इसका अपेरेंट पोजीशन, अपेरेंट पोजीशन, ठीक है, अपेरेंट पोजीशन। यहाँ है तो इधर, लेकिन दिख यहाँ रहा है। ये तुमने लाइट चैप्टर में पढ़ा है ना, कि अगर स्विमिंग पूल में या कहीं वाटर बॉडी में अगर एक कॉइन रखा है जमीन पे, उसके बेड पे, मान लो कि उसके अंदर की तरफ कॉइन है, तो थोड़ा सा ऊपर दिखता है, या ग्लास में ही कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखा, रेज दिखता है। सो दैट इज ऑल ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्शन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज़, चाहे वो सन हो, स्टार हो, या फिर प्लैनेट हो, तो वो जहाँ पर है उससे थोड़ा सा ऊपर वो अपीयर होता है। जहां पर वो एक्चुअली है उससे थोड़ा अपीयर होता है, क्योंकि लाइट बेंड होके आती है। तो हमको तो लग रहा है भैया लाइट यहां से आ रहा है, तो कहां से आ रहा है? यहां से आ रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, बट दिस इज द अपेरेंट पोजीशन, ठीक है। देखो जैसे यहां पर मान लो ये सन ही है, तो ये लाइट क्या हो रहा है? देखो यहां से गया, पर इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, इसलिए वो देखने वाले को अपीयर कहाँ होगा? हर बार देखो, हर बार एक ही लेयर तो नहीं है ना, कई सारे लेयर है, तो हर बार तुम बस ये चीज देख सकते हो, समझ सकते हो कि इट इज सिंपली गोइंग टू बेंड, सिंपली गोइंग टू बेंड, सिंपली गोइंग टू बेंड। तो मतलब हमको जो है, देखो लेयर देखो, यहाँ पर कई सारे लेयर है, ऐसे एक ही एटमॉस्फेयर लेयर नहीं है, भारी हवा नीचे, हल्की हवा ऊपर ऊपर, और हल्की हवा ऊपर। तो इस तरीके से ऊपर की तरफ जितना जाओगे उतना रेयरर मीडियम, उतना रेयरर होता जाएगा, ठीक है। ओके, सो व्हाट वी फील इज कि लाइट जो है वो कहाँ से आ रही है? यहाँ से। सो दिस इज द ट्रू पोजीशन, बट एक्चुअली इट इज अपीयरिंग हियर, ठीक है। मान लो ये सन है, सो इसी चीज को हम आगे अप्लाई करें। सो व्हाट इज द सिंपल रीजन कोई भी चीज ऊपर क्यों अपीयर करती है? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, अब इस वाले केस में क्वेश्चन क्या दिया? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज एंड 2 मिनट्स डिलेड सनसेट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड 2 मिनट्स अर्ली सनराइज, 2 मिनट्स डिलेड सनसेट? तो जो सनराइज होता है, कब मानते हैं हम सनराइज होता है? जैसे मान लो कि हमारे ईस्ट की डायरेक्शन में एक पहाड़ लगी पड़ी है, पहाड़ है, माउंटेन, तो सनराइज कब मानेंगे? अब जब उस पहाड़ से लाइट निकल के हमारे तक पहुंच रही है, उसी को हम सनराइज कहते हैं, है ना, निकल के वो हमारे लिए तो वही होराइजन हो गया, ठीक है। या मान लो समुद्र है, मान लो ऐसा हम इतने लकी हैं हमारा समुद्र किनारे एकदम घर है, तो ईस्ट की डायरेक्शन में मान लो समुद्र है। अब वहां से जब एकदम पानी के ऊपर से लाली निकलती है सूरज की, जब दिखने लगी हल्की सी, उसको हम सनराइज कहते हैं। तो हमारे लिए वो जो क्षितिज है, वो जो लेवल है जमीन और पानी और आसमान के मिलने का, वो जो लेवल है, वहां से सन निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सनराइज। दैट इज द एक्चुअल सनराइज।
पर यहाँ ये कहा गया कि सनराइज हुआ भी नहीं होता है तो 2 मिनट पहले वो तुमको दिखना शुरू हो जाता है, और सनसेट हुआ भी नहीं होता है कि 2 मिनट बाद तक या सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक तुमको सन दिख रहा होता है। तो ये देखो कैसा, सपोज दिस इज अर्थ, मान लो ये अर्थ है और तुम जहां पर हो, तुम मान लो इधर हो, तो तुम जहां पर हो तुम्हारे लिए ना होराइजन का जो लेवल है, होराइजन का जो लेवल है वो ये है, मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इस लेवल के नीचे ना तुम, ये वाला जो लेवल है इस लेवल के नीचे हम स्काई को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। सो इस लाइन को या इस लेवल को मैं क्या कहूंगा, दिस विल बी कॉल्ड होराइजन, ठीक है। तो इस होराइजन के नीचे आपको चीजें नजर नहीं आएंगी, आसमान जो है आपको बस इतना ही दिखाई देता है, ओके। तो अगर मान लो मैं कहता हूं कि ईस्ट की डायरेक्शन है, दिस इज ईस्ट, ठीक है, एंड दिस इज वेस्ट, तो यहां से हो रहा है सनराइज और दोपहर हुई शाम हुई यहां पर हो गया सनसेट, ठीक है। असल में सन मूव नहीं करता, पर आपको पता है कि हमको अपीयर तो ऐसे ही होगा, ओके। सो यहां से सनराइज और यहां से सनसेट। तो इसमें अब देखो हमने इससे पहले अभी क्या पढ़ा, अभी इससे पहले क्या पढ़ा, कोई भी चीज थोड़ी सी ऊपर अपीयर करती है आसमान की चीज, तो भैया वही होगा ना कि यहां पर सनराइज हुआ नहीं है, समझ रहे हो, यहां पर सनराइज हुआ नहीं है, होने वाला है, लेकिन 2 मिनट पहले से ही वो दिखाई देना शुरू हो जाता है। क्यों दिखाई देना शुरू होता है, क्योंकि अभी पढ़ा हमने, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट बेंड होती है तो सनराइज होने से पहले ही सन जो है वो अपनी पोजीशन थोड़ा सा ऊपर अपीयर करता है, दिस इज द अपेरेंट पोजीशन, और इसलिए हमको लगता है सनराइज हो गया, पर सनराइज होने में अभी कितना टाइम बचा है, 2 मिनट, मतलब वो जो लैग है वो 2 मिनट का है, ठीक है। और वैसे यहां पर सनसेट हो चुका, मतलब ये होराइजन से नीचे सन चला गया, पर अभी हमने क्या पढ़ा, कोई भी आसमान की चीज अपने लेवल से थोड़ी ऊपर अपीयर करती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ थोड़ा अपीयर होगा, ओके गाइस। आगे इसी का पिक्चर देख लेते चलो। सो ये हम हैं, ये जो लाइन है ये होराइजन है, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रू पोजीशन, क्या होराइजन से ऊपर सन आया है क्या, नहीं, पर क्या हमको वो ऊपर दिख रहा है क्या, हाँ। क्यों दिख रहा है, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट बेंड और हमको लग रहा है कि वो आ चुका है, सनराइज हो चुका है। तो ये लैग 2 मिनट का है, 2 मिनट अर्ली सनराइज होता है ना, और एक्चुअल सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक हमको सन दिखाई दे रहा होता है, ओके। चलो, मतलब सिंपल बात है कि अगर मान लो 6:45 को एक्चुअल सनराइज होने वाला है, एक्चुअल सनराइज 6:45 का टाइमिंग है, तो हमको 6:43 को ही सनराइज दिखने लगता है, ठीक है। मतलब अगर हम साइंटिफिकली बात करें, अगर सनसेट जो है वो शाम को, अगर मान लो 6:30 को अगर सनसेट एक्चुअल होने वाला है हमारे एरिया में, ठीक है, शाम को 6:30 को सनसेट होने वाला है, तो हमको सनसेट एक्चुअली कब दिखेगा, 6:32 को, और 2 मिनट और एक्स्ट्रा हमको सन दिखाई दे। सो 4 मिनट का हमको सनरेज का एक्स्ट्रा फायदा होता है, वाह क्या बात है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ये पढ़ा हमने। फाइनली दिस इज द फाइनल टर्म, व्हाट इज द व्हाई स्टार्स ट्विंकल बट प्लैनेट डू नॉट। देखो ये ट्विंकलिंग क्या होता है पहले ये समझ लो। ट्विंकलिंग का मतलब है टिमटिमाना, स्टार्स का ये ब्लिंक होना या फ्लिकर होना। तो ऐसा हमको क्यों दिखाई देता है कि स्टार्स जो है वो फ्लिकर हो रहे हैं, ट्विंकल हो रहे हैं, लेकिन प्लैनेट्स क्यों एकदम स्टेबल रहते हैं, ठीक है, या प्लैनेट्स का जो लाइट है वो क्यों इतना स्टेबल दिखाई देता है। सो लेट अस लुक एट दैट। मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है, इतना बड़ा क्यों दिख रहा है सर, हम नजदीक है यार, स्टार हमसे कई बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत दूर है, तो इसलिए छोटे दिख रहे हैं, ठीक है। प्लैनेट्स भी स्टार्स की कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, बट सिंस दे आर क्लोज हमको बड़े दिखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि स्टार्स ट्विंकल क्यों करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर इतना दूर है पॉइंट सोर्स ऑफ, इट इज अपीयरिंग एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, इतना दूर है कि वहां से लगभग ऐसा रहेगा ना कि एक ही रे जो है वो ट्रेवल कर रहा है, मतलब ऐसा हमको दिखेगा, क्योंकि वो इट इज अपीयरिंग एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कौन कितना बड़ा है उस पर डिपेंड नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वो अगर ज्यादा दूर है तो उससे वो छोटा दिखाई दे रहा है। सो इट इज अपीयरिंग स्मॉल एंड प्लैनेट सिंस दे आर वेरी क्लोज, वो हालांकि बहुत छोटे हैं स्टार से, पर वो हमको बड़े दिखाई देते हैं। सो जब हम बात करते हैं स्टार्स की,
तो जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक सिंगल रे आ रहा है ना, क्योंकि इट इज अपियरिंग एज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सो सिंस इट इज लुकिंग एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो वहां से क्या होगा, वहां से एक सिंगल रे आएगा भाई, सिंगल रे आएगा, सिंगल रे ऑफ लाइट आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में हमको पता है क्या होता है, बेंडिंग होती है। सो बेंडिंग होगा, जितना अंदर जाएगा उतना रेयर से डेंसर में वो एंटर कर रहा है। सो व्हेन इट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, कॉन्स्टेंटली क्या होता जाएगा, वो बेंड होते जाएगा। पर यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात क्या है, जो तुमने देखा होगा, जैसे मान लो कहीं आग जल रही है, आग जल रही है, उसके ऊपर जो धुआं होता है उसको देखो, उस धुएं के पीछे की दुनिया देखो, कैसा दिखता है, सब वेवी टाइप दिखाई देता है ना। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ठंडी हवा, गर्म हवा, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार बदल रही है, जो रे है वो लगातार अलग अलग तरीके से बेंड हो रहा है। यहाँ पर भी वही है ना भाई, ये कांच थोड़ी ना ये फिक्स है, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर भी एयर तो मूव करती रहती है, तो ये जो लाइट है ये कितना बेंड होगा, ऐसा गिचड़ मुचड़ बेंड होगा कि हवा मूव कर रही है, तो कभी यहाँ बेंड किया, कभी यहाँ बेंड किया, तो अपीयरेंट पोजीशन लगभग इतना चेंज होता रहेगा कि हमको क्या दिखेगा कि स्टार का जो लाइट है कभी ज़्यादा आ गया, कभी कम आ गया, तो वो हमको ब्लिंक, मतलब हालांकि वो ब्लिंक नहीं हो रहा, फ्लिकर नहीं हो रहा, पर हमको वो दिखाई देगा, बिकॉज जो लाइट आ रही है वो बहुत रैंडमली बेंड होते हुए आ रही है, बिकॉज एयर जो है या एटमॉस्फेयर जो है वो कॉन्स्टेंट या स्टिल नहीं है, वो मूव करते जा रहा है। सो लाइट कभी ज़्यादा बेंड हो गई, कभी कम बेंड हो गई, कभी ज़्यादा बेंड हो गई, कभी कम बेंड हो गई। सो उसकी जो पोजीशन है उतना, मतलब इतना वेरिएशन दिखेगा कि दैट विल बी ऑल एंड ऑल लुकिंग लाइक कि वो ब्लिंक हो रहा है, कभी लाइट ज़्यादा हो गई, कभी कम हो गई, बिकॉज वो एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बदलने की वजह से होता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ चेंजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, चेंजिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड व्हेन आई से प्लैनेट्स, सर प्लैनेट्स सर ऐसा क्यों नहीं होता, प्लैनेट्स का लाइट एकदम कांस्टेंट क्यों दिखता है? पहली बात तो प्लैनेट्स का अपना लाइट होता नहीं है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो वो उस केस में वो क्यों यहाँ पर कांस्टेंट लाइट दिखाई देती है, बिकॉज इट इज नॉट दैट लुकिंग दैट स्मॉल, क्योंकि ये क्या है, काफी क्लोज है। सो इट अपीयर्स एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड का मतलब बड़ा, जैसे ट्यूब लाइट होता है, तो मतलब बड़ा है, उसकी कमरे से भी काफी बड़ा है। सो इट इज अपीयरिंग एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो वो अपीयर हो रहा था पॉइंट सोर्स की तरह, ये अपीयर हो रहा है एक्सटेंडेड सोर्स की तरह। तो यहाँ से कितने सारे रेज जो है वो आ रहे होंगे, और कई सारे रेज जो है वो लगभग, यहाँ पे मान लो एक ही रे आ रहा था, यहाँ पर तो मान लो 150 कितने भी रेज आ रहे हैं, तो उतने रेज भले हवा यहाँ वहाँ मूव कर रही, इसके लिए भी रिफ्रैक्शन होगा, पर इतने सारे रेज जो है वो एक ही बार में डिसअपियर हो जाएं या एक ही बार में मतलब ओझल हो जाए आंखों से, ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए क्या होगा कि यहाँ पर जो मान लो कि अगर 100 रेज हैं, तो 50 रेज अगर थोड़ा बेंड ज़्यादा हुए भी, तो अगले 50 रेज जो है दे आर सिंपली नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, कैंसिल कर दे रहे हैं उस इफेक्ट को। सो बिकॉज ये दिस इज द सिंपल बात यही है कि इट अपीयर्स एज एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, सिंस प्लैनेट्स आर वेरी क्लोज, दे अपीयर एज एक्सटेंडेड और बिग सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से एक सिंगल रे नहीं आ रहा, इट इज हैविंग अ बंच ऑफ रे, ठीक है, लगभग समझो बीम ही आ रही है। तो सिंस इट इज हैविंग बंच ऑफ रेज, तो वहां पर क्या होगा, वैसे केस में क्या होगा कि जो ट्विंकलिंग इफेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। यहाँ भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, बट सो मेनी रेज द ट्विंकलिंग इफेक्ट इज नलीफाइड, ठीक है। गाइस टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, एंड आई होप कि दिस ऑल इज क्लियर, क्योंकि अपना जो चैप्टर है, ठीक है, ये वाला देख लेना, इसमें वही चीज मैंने जो बताया वही है। सो दिस चैप्टर इज डन। 2021 के हिसाब से इतना ही था, और उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई। थोड़ी बहुत डाउट होगी, जो आपको जरूरी है कि टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ना है, ठीक है। ऑल्सो वी हैव सम ओल्डर वीडियोज जहां पर हमने स्पेसिफिकली भी टॉपिक कवर किए हुए, तो यू कैन चेक इट ऑन बोर्ड एज वेल, बहुत सारी चीजें करी हुई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।